यूरोप के अंदर एक बहुत पावरफुल डायनेस्टी है जो सीक्रेटली वहाँ के बैंकर्स, पॉलिटिशियन, इंडस्ट्रियलिस्ट, मिलिट्री ऑफिशियल्स को कंट्रोल करती है। व्हाइट हाउस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक इनका इन्फ्लुएंस है। एस्ट्राजेनेका, नस्डैक स्टॉक एक्सचेंज ये ओन करते हैं। इसके अलावा स्वीडन स्टॉक एक्सचेंज में 1/3 हिस्सा इनका है। 1970s में तो स्वीडन की 40% पॉपुलेशन इनके लिए काम करती थी और आज के टाइम इनकी नेटवर्थ $275 बिलियन है, जो कि एलॉन मस्क, जेफ बेजोस और मुकेश अंबानी से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फोर्ब्स मैगजीन में अगर आप सर्च करोगे इनके बारे में तो इस फैमिली का एक भी बिलियनर का नाम आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रीचिंग ऑन द टॉप इज़ मेसी एंड इन्होंने हमेशा से कड़ी मेहनत की है ताकि ये अपना होने से बचा सके। इस फैमिली का नाम है द वॉलेनबर्ग्स। ये सब की शुरुआत होती है 1837 में, जब यूएस अपने वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहा था। इसको द पैनिक ऑफ 1837 भी बोला जाता है। हर तरफ महंगाई बढ़ गई थी, बिजनेसेस फेल हो रहे थे, रियल एस्टेट क्रैश कर रही थी और अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे थी। ये सब किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। लेकिन स्वीडन के एक नेवल ऑफिसर आंद्रे वॉलेनबर्ग, जो कि इस टाइम यूएस में ही पोस्टेड थे, उनके लिए ये एक लाइफ लेसन बन जाता है कि कैसे बैंक को नहीं चलाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उस टाइम स्वीडन काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा था, इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। आंद्रे वॉलेनबर्ग को इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। इस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि बैंक कैसे काम करते हैं। बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करते हो, बैंक ये सारे पैसा बिजनेसमैन को लोन के तौर पे दे देता है कुछ % इंटरेस्ट पे। वहाँ से जो भी पैसा आता है उसमें से 5% आपको दे देता है बैंक और बाकी प्रॉफिट वो अपने पास रखता है। ऐसे ही सारे बैंक्स काम करते हैं। देखिए, भले ही स्वीडन काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहा था, लेकिन वहाँ का बैंकिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड था। वो कस्टमर्स के पैसे को तो डिपॉजिट करते थे, लेकिन कस्टमर्स के उनके पैसे पे इंटरेस्ट नहीं मिलता था। मतलब ऐसे टाइम जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पीड पकड़ रही थी, एमएनसीज लॉन्च हो रही थी, रोड्स और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड हो रहा था, बैंक्स लोन ना देने की वजह से प्रॉफिट कमाने की बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे थे। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए वॉलेनबर्ग स्वीडन में 1856 में एक बैंक खोलते हैं, स्टॉकहोम स्केल्डा बैंक। देखिए, 1800s में बैंक खोलना इतना मुश्किल नहीं था जितना कि आज है। आज के टाइम तो इतनी ज़्यादा रेगुलेशंस है और इतना कैपिटल लगती है कि आम आदमी बैंक खोलने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन उस टाइम बैंक खोलना बहुत ज़्यादा आसान था जितना कि एक ज्वेलरी शॉप या एक क्लिनिक खोलना आसान। स्टॉकहोम बैंक जैसी चीज़ स्वीडन ने पहली बार देखी थी, क्योंकि जहाँ पे बाकी बैंक्स सिर्फ कस्टमर्स के पैसे डिपॉजिट करते थे, वहीं एसईबी यानी कि स्टॉकहोम स्केल्डा बैंक कस्टमर्स के पैसे पे उनको इंटरेस्ट भी देती थी। जितना ज़्यादा देर तक आप पैसा बैंक में रखते हो उतना ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता एंड इसीलिए मासेस में पब्लिक अपना पैसा इनके पास डिपॉजिट करने लगी। एंड जैसा कि आज के टाइम सारे बैंक करते हैं, वॉलेनबर्ग ने भी यही किया। उन्होंने सारा पैसा बिजनेसमैन को लोन पे देना शुरू कर दिया और वहाँ से वो मोटा प्रॉफिट कमाने लगे। ये किसी गोल्ड रश से कम नहीं था। धीरे धीरे एसईबी इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि वो स्वीडन की पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को कैप्चर कर लेता है एंड सिचुएशन ऐसे बन गई कि स्वीडन की पब्लिक का पैसे पे पूरा कंट्रोल इन्हीं का था, क्योंकि जो भी प्रॉफिट ये कमाते उनसे ये स्वीडन की मेजर कंपनीज को खरीद लेते थे। तो या तो पब्लिक उनकी कंपनीज के लिए काम करती थी या तो अब वो अपना पैसा इनके बैंक में डिपॉजिट करती थी। इसी बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को देखते हुए स्वीडिश गवर्नमेंट 1960s में एक लॉ पास करती है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी बैंक किसी भी कंपनी का मेजर स्टेक ज़्यादा देर तक नहीं रख सकता। लेकिन अब तक वॉलेनबर्ग इतने बड़े बन चुके थे कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं थे। तो इस लॉ को काउंटर करने के लिए वो एक नई कंपनी खोलते हैं इन्वेस्टर एबी के नाम से, और जितनी भी कंपनीज एसईबी के नाम पे थी उन सब की ओनरशिप वो इन्वेस्टर एबी के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होती है और वॉलेनबर्ग्स को डिसीजन लेना था कि किसको सपोर्ट करा जाए, हिटलर को या फिर अलाइज को, जिससे कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। लेकिन वॉलेनबर्ग्स वही करते हैं जो रॉथशाइल्ड फैमिली ने किया था। एक तरफ थी अलाइज यानी कि यूएस और ब्रिटेन, जिनको बैंकिंग सर्विसेज की ज़रूरत थी, और दूसरी तरफ थी हिटलर की जर्मनी, जिनके ऊपर स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लग रहे थे और वहाँ की कंपनीज को शट डाउन करवाया जा रहा था। सो दिस इज़ हाउ दे डिड इट। एक भाई यूएस से डील करता है और उन्हें बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और दूसरी तरफ दूसरा भाई जर्मनी में लैंड करता है जहाँ पे वॉलेनबर्ग मिलिट्री सप्लाई कंपनीज खरीदने का ऑफर देते हैं ताकि अलाइज के सैंक्शन से जर्मनी को बचाया जा सके।
ये चीज़ किसी चैरिटी के लिए उन्होंने नहीं की, बल्कि इसके बदले में एक सीक्रेट अग्रीमेंट दोनों के बीच साइन हुआ, जिसके अकॉर्डिंग जर्मनी अपनी कंपनीज कभी भी वापस ले सकती है वॉलेनबर्ग से जब भी वो चाहे, लेकिन उसके बदले में उन्हें एक हैवी अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसके अलावा SEB जर्मनी के अंदर जितनी चाहे उतनी ज़्यादा ब्रांचेस खोल सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड कुछ एलिगेशन तो ये भी है SEB की कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ पे भी इन्हें रिलैक्सेशन मिला, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ पे। देखिए, वॉर एक पूरी इंडस्ट्री है जिसमें प्रॉफिट को डॉलर्स में काउंट किया जाता है और लॉसेस को लाइव्स में, यानी कि कितने जाने गई। एंड इसमें मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। एंड यही दोनों साइड खेलने की स्ट्रैटेजी आज भी उतनी ही प्रॉफिटेबल है। 2014 में रशिया यूक्रेन पे अटैक करती है, जिसके बाद यूरोप उस पर सैंक्शन लगाना शुरू कर देती है। तो वॉलेनबर्ग की कंपनीज जैसे कि एटलस और SKF, इस कंपनीज ने रशिया को न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट पहुंचाना शुरू कर दिया। एक पॉपुलर सेइंग है कि पहली जनरेशन मेहनत करेगी और कुछ बिल्ड करेगी, दूसरी जनरेशन उस चीज़ को एक्सपैंड करेगी और तीसरी जनरेशन उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। और यही प्रॉब्लम वॉलेनबर्ग्स फेस कर रहे थे। तो इस थर्ड जनरेशन कर्ज से बचने के लिए वो अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। किसी एक सन या डॉटर को पूरी वेल्थ ना सौंप के ये सारा का सारा पैसा 12 अलग अलग फाउंडेशंस के नाम कर देते हैं। इन फाउंडेशंस को इनकी फैमिली ही चलाती है, ताकि किसी एक के गलती की वजह से पूरी वेल्थ से हाथ ना धोना पड़े या फिर किसी एक के हाथ में पूरी वेल्थ का कंट्रोल ना जा सके। एंड यही प्रिंसिपल कई जनरेशन से वॉलेनबर्ग की फैमिली फॉलो करते आ रही है। इसके अलावा किसी भी मैनेजमेंट पोजीशन पे पहुंचने से पहले वॉलेनबर्ग फैमिली के मेंबर्स को कम 10 साल के लिए कंपनी के लिए काम करना पड़ता है, ताकि नीचे से लेकर ऊपर तक वो सारे कामों की अच्छे से समझ रख सके। आज के टाइम में वॉलेनबर्ग का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। 370 से ज़्यादा कंपनीज इनके पास है, यहाँ तक कि नस्डाक स्टॉक एक्सचेंज भी ये ओन करते हैं। लेकिन इतना इन्फ्लुएंस, पैसा, पावर होने के बावजूद भी आपको ये कभी भी किसी मीडिया या फोर्ब्स मैगजीन में नहीं दिखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि यूट्यूब और लोगों को ये वीडियो दिखा सके।